स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया था क्लास 12th का सब्जेक्ट बिजनेस, हमारा थर्ड चैप्टर था बिजनेस एनवायरनमेंट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर वो सभी फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिनमें चेंज होने के कारण हमारे बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज है उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें चेंज करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमारी जो न्यू पॉलिसी बनाई गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को यूज किया गया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जहाँ जहाँ किसी बिजनेस की एक्टिविटी या इंडस्ट्रीज की एक्टिविटी के अंदर हमें सुधार करने की जरूरत है वो सुधार हमारा किया जा सके। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उनका यूज करते हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी जो हमारी बनाई गई थी, न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, उसका इम्पैक्ट या उसका प्रभाव क्या पड़ा हमारी इंडिया के बिजनेस और इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि इंक्रीजिंग कंपटीशन, कि जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। कंपटीशन का लेवल इंक्रीज होने का मतलब जैसे आपका ये है कि आजकल आप मोबाइल फोन्स के अंदर देख रहे हैं, मोबाइल फोन का आप एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर जो हमारी निर्मा कंपनी है, निर्मा कंपनी के जो प्रोडक्ट आते थे उन प्रोडक्ट की जो हमारी राइवल कंपनीज थी जैसे हिमालय, आप उसकी एक बहुत बड़ी राइवल कंपनीज कह सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो कंपटीशन का लेवल था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था, क्योंकि जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडिया के अंदर कंपनी है जो पहले से चल रही है, जिस टाइप का वो प्रोडक्ट बना रही है, अगर वो अपने प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, उसको डेवलप नहीं करेंगे, तो उसके अंतर्गत हमारा क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस में कंपटीशन है आप उसको फेस नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन की और प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने की हमें क्या होती है, जरूरत होती है न्यू कंपनी की मार्केट में एंट्री के कारण। और जैसे जैसे ओल्ड कंपनीज के साथ साथ हमारी मार्केट में न्यू कंपनियां एंटर करती रहेंगी तो कंपटीशन का जो लेवल है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। उसके बाद बात आती है मोर डिमांडिंग कस्टमर, कि हमारे जो कस्टमर है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुके हैं, डिमांडिंग हो चुके हैं। कस्टमर की डिमांड का मतलब यहाँ पर ये होगा कि पहले के टाइम में हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेशन की अप्रोच का यूज़ किया जाता था, जहाँ पर सेलर ने, प्रोड्यूसर ने जो वस्तु बना दी उसी को लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेते थे और खरीद लेते थे अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रिपीटेडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कि जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा जल्दी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो टेक्नोलॉजी चेंज के अंदर आप क्या करते हो कि जैसे आप पहले देख सकते हैं कि पहले हमारे ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, उसके बाद कलर टीवी आए, उसके बाद जो हमारी एलसीडी वगैरह है वो आने लग गई। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है, हमारी इम्प्रूवमेंट होती है। तो वो इम्प्रूवमेंट होने के कारण हमारा क्या है कि हमें हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ में, प्लानिंग्स के अंदर क्या लेकर आना होता है, चेंज लाना होता है। नेसेसिटी फॉर चेंज, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आप सभी जानते हैं। और हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, डायनामिक है, इट मीन्स चेंजेबल है। तो यहाँ पर इस नियम को अपनाते हुए जो हमारी चेंज है, परिवर्तन है, उसकी हर टाइप के बिजनेस को, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, हर टाइप की फर्म को, हर टाइप की इंडस्ट्री को क्या होती है, टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट या जरूरत होती है। फिर है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है। हम यहाँ पर हमने बात की थी कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि दो टाइप के हमारे बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। वो जो रिसोर्सेज है हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है, और दूसरे रिसोर्सेज हमारे कौन से होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर अगर हम बात करते हैं हमारे फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में, तो फिजिकल रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, आप बिजनेस के अंदर क्या करते हो, यूज करते हो। बट अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर हमारे बिजनेस के जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, जो मैनेजर्स हैं, तो उन सभी को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर जो हमारी डिफरेंट टाइप के न्यू पॉलिसीज के अंदर न्यू पॉलिसीज बनाई गई थी, कुछ चेंज किए गए थे, तो वहाँ पे
उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी हमारा पॉइंट था कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी एफिशिएंसी, उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के नीड भी यहाँ पे हमारे बिजनेस में होती है। उसके बाद आता है मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन जो है हमारा वो मार्केटिंग के पॉइंट से रिलेटेड है। तो मार्केट ओरिएंटेशन जो है आपका, इसी तरीके से एक पॉइंट और है हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। तो देयर आर द टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केट ओरिएंटेशन। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के अंदर क्या होता है कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर देते हैं। आप कस्टमर की नीड को, उसको किस टाइप के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो चीज हमारी नहीं देखी जाती। बट जो मार्केट ओरिएंटेशन है उसमें बिफोर प्रोडक्शन की जो हमारी प्लानिंग है वो स्टार्ट हो जाती है कि प्रोडक्शन करने से पहले आप मार्केट का सर्वे करते हैं और मार्केट सर्वे से आपको ये पता लगता है कि आपका जो कस्टमर है वो किस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, क्या उसकी नीड है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं और कस्टमर को सेल कर देते हैं। और सेल करने तक ही आपका काम खत्म नहीं होता, बल्कि आफ्टर सेल सर्विसेज या गारंटी वारंटी या फ्री रिपेयरिंग की जो आपकी क्या है फैसिलिटीज है वो भी कस्टमर को दी जाती हैं। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है हमारा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर आपने एलपीजी का पॉइंट पढ़ा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है। तो वहां पे जो हमारा प्राइवेटाइजेशन का पॉइंट था, प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दो, शामिल कर दो। क्योंकि जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है उसकी एक तो एफिशिएंसी कम होती है काम करने की, जो मैनेजरियल कैपेबिलिटी है उसका लेवल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। उसके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट करने की बात आती है वो भी एक लिमिट तक ही कर सकती है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो यहाँ पे जो बजटरी सपोर्ट है पब्लिक सेक्टर को, तो उसका जो लॉस है हमारा वो भी होता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को जब आप बढ़ावा दोगे तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो पब्लिक सेक्टर का रोल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पैक्ट किस चीज के, पॉलिसी के। उसके बाद हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन इंडिया। कि जो हमारा प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन तो आप पहले पढ़ ही चुके हो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या पब्लिक सेक्टर के अंदर आपने किसको इंक्लूड करना है, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना है। ये आपका फुल्ली प्राइवेटाइजेशन भी हो सकता है जिसके अंदर जो टोटल 100% आपका क्या होगा, शेयर होगा, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चला जाए। या इसके अंदर ये भी हो सकता है कि सेमी गवर्नमेंट भी आप इंक्लूड कर सकते हो पार्शली तौर पे, जिसमें कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का और कुछ हिस्सा किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर का होगा। तो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका इंक्रीज इन कंपटीशन। ये भी कुछ पॉइंट हमारे उसी तरीके से है जो हमने इम्पैक्ट के अंदर पढ़े थे कि प्राइवेटाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा हमारे इंडिया के बिजनेस के अंदर, उसकी इंडस्ट्रीज के अंदर। सबसे पहली बात की जो कंपटीशन का लेवल है वो तो हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कि कंपटीशन का लेवल इंक्रीज हुआ क्योंकि ओल्ड इंडस्ट्री या ओल्ड कंपनीज के साथ साथ न्यू फर्में, न्यू इंडस्ट्री, न्यू कंपनीज मार्केट में क्या करती है, एंट्री करती है, नया प्रोडक्ट कोई लेकर आती है, नई फीचर के साथ, नए यूज के साथ। तो उसका जो इफेक्ट है हमारा कि हमारी जो पुरानी इंडस्ट्री के, पुरानी फर्मों के या जो हमारी पुरानी कंपनीज थी उनके जो कस्टमर हैं वो किसकी तरफ ट्रांसफर या अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, न्यू फर्म के प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ पे कंपटीशन की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आता है रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कि प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा मेन रोल ये था कि जब आप प्राइवेटाइजेशन सेक्टर की बात करते हो तो उसके अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट सेक्टर के जो मैनेजमेंट है उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर आपका नहीं होता। तो पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करते हैं इसमें, उसका किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं पाया जाता, या उसका अगर मात्रा होती है तो वो बहुत ही ज्यादा कम लेवल की होती है। जैसे कि आप सेमी गवर्नमेंट में बात कर सकते हैं, तो सेमी गवर्नमेंट के अंदर हमारा क्या होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो शेयर है वो उसके अंदर क्या होता है, कम होता है। तो उसका जो रोल होगा, इंटरफेयर होगा, वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। सारी डिसीजन लेने की पावर प्राइवेट सेक्टर के लोगों के पास होगी, मैनेजमेंट के हाथ में होगी, क्या प्लानिंग करनी है, क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, ये सारा का सारा जो है वो प्राइवेट सेक्टर ही अपने हिसाब से लेगा। उसके
उसके बाद आता है इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रोल है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि अगर आप इसके अंदर बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, एजुकेशन सेक्टर में अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की और प्राइवेट स्कूल के टीचर की, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं आज के टाइम में तो थोड़ा सा चेंज आ ही चुका है रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहाँ पे, बट पहले के टाइम में क्या था कि टीचर्स आते हैं वहाँ पे अपना पर्सनल काम करते थे स्कूल के अंदर, क्लासेस के अंदर बैठ के, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। बट अगर प्राइवेट स्कूल का टीचर अपने पर्सनल काम स्कूल में जाकर करेगा तो वहाँ पर इस चीज के ऊपर क्या लगाई जाती है, रोक लगाई जाती है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर के ऊपर जो वर्कलोड होता है वो काफी ज्यादा भी होता है, और साथ ही साथ उसके ऊपर जो अच्छा पढ़ाने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमारी काफी ज्यादा मात्रा में होती है। तो यहाँ पर जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जो प्राइवेट कंपनीज के अंदर, प्राइवेट कंपनीज का जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काफी ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हम प्राइवेट कंपनी के लोगों की बात करें जो वहां पर वर्क करते हैं, काम करने वाले लोग हैं, तो वहां पर उनके ऊपर जो वर्कलोड है, बर्डन है, वो काफी ज्यादा होता है। उसके बाद आप बात करते हैं इंक्रीज इन एफिशिएंसी की, कि जो एफिशिएंसी है, कार्य कुशलता है, वो हमारी प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज्यादा क्या होती है, इंक्रीज होती है इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, जो काम करने की क्या है, हमारी कुशलता है। तो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन होने के कारण जो हम गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो प्राइवेट इंडिविजुअल पर्संस होते हैं हमारे, उनकी जो मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, उसका लेवल जो होता है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारे किए गए थे उनका सबसे बड़ा मेन मोटिव यही था कि हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करना, उसको डेवलप करना, हमारे बिजनेस सेक्टर को इम्प्रूव करना। प्राइवेटाइजेशन का रोल भी यही था। तो ये हमारे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ है उसको क्या कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। फ्रीडम इन मैनेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, तो बिजनेस को जो मैनेज किया जाता है, किस तरीके से करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या प्लानिंग करनी है, किस तरीके से चीजों को, एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, तो उसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है आपका, कि मैनेजमेंट को फ्रीडम प्रोवाइड करता है। वो फ्री होते हैं अपने हिसाब से क्या करने के लिए, काम करने के लिए। तो आइए अब हम इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए डिस्कस करते हैं मैनेजरियल रिस्पांस टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। कि बिजनेस एनवायरनमेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चेंजिंग होता है और परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। तो इसका मतलब ये है कि समय समय पर हमारे बहुत सारे चेंजेस हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आते रहते हैं। तो मैनेजरियल यानी कि मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स होता है उन सब की तरफ, और साथ ही साथ इन सभी पॉइंट्स को देखा जा सकता है। हमारे मार्केट के अंदर जितने भी चेंज आते हैं, हमारे बिजनेस एक्टिविटी के अंदर जितने भी चेंज आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन टेस्ट ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर के टेस्ट में और प्रेफरेंस में क्या आता है, चेंज आता है। जैसे मोबाइल फोन के यूज को आप ले सकते हो, या फिर आप किसी खाने पीने के प्रोडक्ट के बारे में आप ले सकते हो, या ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी की तरफ लोगों की प्रेफरेंस है वो बढ़ी है। चेंज इन एटीट्यूड ऑफ सप्लायर, कि जो सप्लायर का एटीट्यूड है वो भी तो हमारा चेंज हो सकता है। सप्लायर का एटीट्यूड चेंज कब होगा, सपोज करते हैं कि मेरा बिजनेस है और यहाँ पर मेरे सामने दो सप्लायर है, एक ए है और एक क्या है, बी है। तो ए से हम प्रोडक्ट खरीदते थे, ए से हम रॉ मटेरियल परचेज करते थे पहले प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स को, या बना बनाए गुड्स जो वो परचेज करते थे। पहले वो हमें एक प्रोडक्ट या एक रॉ मटेरियल की जो यूनिट है वो 5 रुपीज पर यूनिट में देता था, लेकिन सप्लायर के पास कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर आया और उसने कहा कि मैं आपको 5.5 रुपए पर यूनिट दूंगा। तो जो सप्लायर का एटीट्यूड है वो मेरी तरफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब कोई और उसको सेम रॉ मटेरियल का रेट ज्यादा देगा तो मुझसे भी तो ज्यादा की क्या करेगा, डिमांड करेगा। चेंज इन द फॉर्म और नेचर ऑफ कंपटीशन बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ द कॉम्पिटिटर, कि जब मार्केट के अंदर न्यू कॉम्पिटिटर हमारे आते हैं तो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस की, जो हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर, उनकी फॉर्म्स में और नेचर में चेंज की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर कोई नई कंपनी मार्केट में एंट्री करती है विद अ न्यू प्रोडक्ट, विद अ न्यू प्राइस, फीचर्स, क्वालिटीज, तो उसके साथ साथ हमारी जो ओल्ड कंपनीज होती हैं उसको भी
अपने प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करने की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ जनरल पब्लिक, कि जो सामान्य पब्लिक का एटीट्यूड है, नजरिया है हमारी कंपनी की तरफ, वो भी क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हमें टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट में चेंज करने की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। चेंज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम बिजनेस, हमारी सोसाइटी के अंदर जहाँ पर हम रह के क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सोसाइटी के लोगों की हमसे बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, यानी कि उम्मीदें होती हैं। वो जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी, वो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने से रिलेटेड, एक फेयर यानी कि उचित कीमत के ऊपर वस्तु को सेल करना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को सेल करना, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो आम पब्लिक की हमसे एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, वो भी चेंज हो सकती है, वो भी इंक्रीज हो सकती है, जिनको हमें समय समय पर क्या करना होता है, पूरा करना होता है। चेंज इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है। अगर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, रूलिंग पार्टीज होती है हमारी कंट्री के ऊपर, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसी, जो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी अगर हम बात करें, या जो हमारी प्रोडक्शन की पॉलिसी है उसकी हम बात करते हैं, या फिर जो हम इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर जैसे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा फिस्कल पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है, या मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, या फिर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या मिक्स इकोनॉमी का यूज किया जाता है, तो उनके अंदर भी टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है। लास्ट पॉइंट है हमारा चेंज इन लीगल रेगुलेशन, कि जो हमारा कानूनी तौर पर भाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है हमारी कंट्री को, हमारी सोसाइटी को, तो उसके अंदर भी समय समय पर नए कानून नियम में क्या आते हैं, बदलाव आते हैं। तो इन सभी का जो प्रभाव है वो हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो सारे पॉइंट्स हमने रीड किए, वो हमें क्या बताते हैं कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ये सभी फैक्टर्स में चेंज आने का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज के ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, प्लानिंग्स के ऊपर पड़ता है, जिसको फेस करने के लिए हमें क्या करना है, नई टाइप की स्ट्रेटजी जो है वो बनानी है, और उसके साथ साथ न्यू प्लान्स क्रिएट करने होते हैं, और डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को किस तरीके से हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का फायदा किस तरीके से हमें उठाना है, क्योंकि हर चीज के अपने फायदे और नुकसान है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना है बजाय कि नेगेटिव के। तो यहीं पर हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर है वो हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में। थैंक यू।